हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ प्रेगनेंसी अप टू विच एमटीपी कैन बी डन इन इंडिया एज पर एमटीपी एक्ट 1971? 18 वीक, 20 वीक, 22 वीक्स एंड 24 वीक। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 20 वीक्स। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार 20 सप्ताह की गर्भवती महिला का गर्भ टर्मिनेट किया जा सकता है, गर्भपात किया जा सकता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इसमें अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2021 में, वह भी आपको जानना आवश्यक है क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान चेंज किए गए थे कि जैसे कि शुरुआत में होता क्या था कि 1971 में केवल एक डॉक्टर 12 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता था, और इससे जो 2021 का अमेंडमेंट बिल है इसमें एक डॉक्टर 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए पर्याप्त है। मीन्स ऐसा इस कानून में प्रावधान किया गया था। तो वर्तमान में 2021 के संशोधन के अनुसार 24 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का प्रावधान इस बिल में किया गया था, और इसका जो मेन ड्राफ्ट है 1971 में लाया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट भारत सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ post conception method is menstrual induction, subdermal implants, vaginal rings, injectable contraceptives। पोस्ट कंसेप्शन मेथड्स की बात हो रही है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेंस्ट्रुअल इंडक्शन। मेंस्ट्रुअल इंडक्शन पोस्ट कंसेप्शन मेथड होता है, जबकि जो यहाँ पर शेष ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि सबडर्मल इम्प्लांट्स हो, वेजाइनल रिंग्स हो या इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स हो, इनका प्रयोग कंसेप्शन के पहले करते हैं। मीन्स ये जो मेथड हैं यह प्री कंसेप्शन मेथड्स कहलाते हैं, और जो मेंस्ट्रुअल इंडक्शन है यह पोस्ट कंसेप्शन मेथड है। इसको एक हम लोग सामान्य भाषा में इसको DNC भी बोलते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेटिस। एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें जो भी यूट्रस के अंदर के टिश्यूज हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही है, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेक्निक यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रावेस्कुलर प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर? सिस्टोस्कोपी, सिस्टोमेट्री, पाइलोग्राम, यूट्रोस्कोपी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सिस्टोमेट्री। सिस्टोमेट्री जिसको कि फ्लो सिस्टोमेट्री भी कहते हैं, एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिसका जो काम होता है यह क्या करता है कि ब्लैडर फंक्शन को एवेल्युएट करने का काम करता है यह इस प्रकार का टेस्ट। और इसमें जो इंट्रावेस्कुलर प्रेशर होता है, फिलिंग और वाइडिंग, मीन से ब्लैडर के भरने और खाली होने पर जो प्रेशर होता है उसको यहाँ पर मेजर किया जाता है, और एक इसमें ग्राफ बनता है जिसको कि हम लोग सिस्टोमेटोग्राम कहते हैं। यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे सिस्टोस्कोपी है, तो सिस्टोस्कोपी में एक कैमरा यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है जिससे कि उसकी आंतरिक स्ट्रक्चर या कोई भी अंदर कोई कमी हो उसको बारे में पता चलता है। पाइलोग्राम एक एक्सरे इमेजिंग टेक्निक होती है जो कि किडनी को, यूरेटर्स को और ब्लैडर को विजुलाइज करने के लिए प्रयोग की जाती है, और किसी प्रकार की जैसे स्टोन वगैरह हो, ट्यूमर हो या ब्लॉकेज हो, उसको भी यहाँ पर हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। यह प्रेशर को डिटेक्ट करने का इसमें ऐसा कोई टेक्निक नहीं होता है पाइलोग्राम में। और इसके अलावा जो यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया है यूरिट्रोस्कोपी, तो यूरिट्रोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जैसे कि इसके नाम में लिखा है स्कोपी,
तो निश्चित बात है कुछ इसमें देखा जाता है, विजुअलाइज किया जाएगा। तो होगा क्या कि इसमें एक स्कोप होता है, उसको पास किया जाता है यूरिथ्रा से और ब्लैडर से यूरिटर्स में, जिससे कि यह देखा जा सके कि वहां पर जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि किडनी स्टोन की वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। तो इसका प्रयोग भी प्रेशर मेजरिंग के लिए नहीं करते हैं। तो प्रेशर मेजरिंग के लिए यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर को मेजर करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है यह होता है सिस्टोमेट्री, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच एवीजी वुड द नर्स expect in a client diagnosed with diabetic ketoacidosis? pH 7.34, PaO2 99, PaCO2 48, SCO3 24। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एवीजी रिपोर्ट कीटोएसिडोसिस की कंडीशन को इंगित करेगी। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। pH 7.30, PaO2 90, PaCO2 30 और SCO3 18 होने पर ये कंडीशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ इशारा कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस metabolic acidosis occurs with low pH, low bicarbonate and compensatory respiratory alkalosis। तो यहाँ पर जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन होती है इसमें लो पीएच होगी, लो बाइकार्बोनेट होंगे, यह कंडीशन देखने को मिलती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, particularly type 1 diabetes, where the body lacks sufficient insulin to use glucose for energy. Instead, it breaks down fat, producing ketones that build up, acidify the blood, and cause serious symptoms like increased thirst, frequent urination, abdominal pain, vomiting, deep gasped breathing, confusion, and loss of consciousness। होता क्या है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में इंसुलिन इतना नहीं हो पाता है, पर्याप्त नहीं बन पाता है कि वह ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर सके। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रेकडाउन होता है या फैट का होने लगता है, जिसके कारण फैट से कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं और कीटोन बॉडीज आगे चल करके ब्लड को एसिडिफाई करने का काम करेंगी, एसिडोसिस करने का काम करेंगी। इसलिए इस कंडीशन को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोला जाता है। और इसमें कुछ विशेष प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन जाना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, इस प्रकार से समस्या इसमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जब pH 7.30 हो, जो कि इंडिकेट कर रही है कि यह एसिडोसिस है, क्योंकि नॉर्मल pH 7.35 से 7.45 की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ABG value of a patient shows pH 7.0, PaO2 90 mmHg, PaCO2 23 mmHg, SCO3 12 milli-equivalent per liter. What does it indicate? एक रोगी की ABG रिपोर्ट में pH 7 है, PaO2 90 mmHg है और PaCO2 23 mmHg है और SCO3 बाइकार्बोनेट 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। यह इंडिकेशन आ रहा है उसकी रिपोर्ट से। तो यह कंडीशन कहाँ की ओर इंगित कर रही है, कहाँ की ओर यह इंडिकेट कर रही है। ऑप्शन ए है कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन बी है अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी है पार्टली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड ऑप्शन डी पार्टली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो pH 7.0 है, तो निश्चित बात है यह एसिडोसिस है। अब चारों ऑप्शन एसिडोसिस से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पार्टली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यह मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन को दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पर pH सामान्य नहीं है। pH जब सामान्य नहीं है, लो कार्बोनेट्स हैं, लो कार्बोनेट्स ही ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यह मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। इस प्रकार से जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
Cystometograph is done to assess function of prostate, gallbladder, urinary bladder and lungs. सिस्टोमेटोग्राम का प्रयोग किया जाता है इसका आकलन करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिनरी ब्लैडर का एवेल्युएशन आकलन करने के लिए सिस्टोमेटोग्राम का प्रयोग किया जाता है. सिस्टोमेटोग्राम assesses bladder function by recording bladder pressure during filling and voiding. Next question. The involuntary loss of urine through an intact urethra as a result of sudden increase in intra-abdominal pressure is called overflow incontinence, reflex incontinence, urge incontinence and stress incontinence. तो यहाँ पर जब इनवॉलेंट्री लॉस हो जाता है यूरिन का यूरिथ्रा के द्वारा किसी भी कंडीशन में, जैसे कि जब कोई व्यक्ति हंस रहा हो या इसी प्रकार की और भी अन्य कंडीशंस हैं, जैसे कि छींकने से, खांसने से या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने से, फिजिकल एक्सर्शन होने से, स्ट्रेस से, इसको बोलते हैं यूरिन का पास होना, इनवॉलेंट्री पास होना स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाता है. तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज लीकेज ऑफ यूरिन व्हेन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीजेस सडनली ड्यू टू कफिंग, स्नीजिंग, लॉपिंग एंड फिजिकल एक्सर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर एमटीपी कंसेंट इज टेकन फ्रॉम वाइफ ओनली, हस्बैंड ओनली, बोथ, नन. यदि एक नॉर्मल कंडीशन है, वाइफ को कुछ भी ऐसी कोई मानसिक या शारीरिक समस्या नहीं है, मानसिक या शारीरिक जब नहीं है, तो केवल पत्नी सी की कंसेंट से एमटीपी किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है. एमटीपी एक्ट के अनुसार केवल गर्भवती महिला की सहमति आवश्यक है, पति की सहमति की आवश्यकता नहीं है. अगला क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट, the following are indications for terminating pregnancy before viability except severe cardiac disease, chromosomal abnormality, pregnancy due to rape, unplanned pregnancy. तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, इसमें एमटीपी के अनुसार किसी भी कारण से या एमटीपी एक्ट का कोई ऐसा वायलेशन इसमें नहीं होगा. यहाँ पर सीवियर कार्डियक डिजीज हो या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो, प्रेगनेंसी या रेप के बाद होने वाली प्रेगनेंसी हो, इसमें एमटीपी एक्ट के कारण गर्भपात हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा. ऐसा इसमें कुछ होने की संभावना नहीं है. गंभीर रोग, गुणसूत्र असमानता या बलात्कार से गर्भधारण होने पर गर्भपात किया जा सकता है, लेकिन केवल अनप्लान्ड प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट के अंतर्गत गर्भपात का संकेत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं. यह क्वेश्चन मैथ से संबंधित है, देखेंगे इसको. तो यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट के अंदर 2/9 इंटू 27/10 प्लस 9/5 माइनस 5. इसमें सबसे पहले करते क्या है कि बॉडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले हम लोग इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे. जब पूरे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो उससे फिर डिवाइड